नमस्कार और स्वागत है आप सबका वीकली लीगल न्यूज विद अक्षय के नए एपिसोड में। पिछले एक सप्ताह में लिए गए कुछ मुख्य न्यायिक फैसले, कानूनी कार्यवाही या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिसकी जानकारी जनमानस के लिए आवश्यक है, वह सब यहां लिए जाएंगे। शुरुआत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसलों से। उसी तरह विभिन्न हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों के डिसीजंस लिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पिछला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी घटनात्मक रहा। कहीं अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे प्रमुख था हिजाब बैन। मुद्दा है कर्नाटका का, जब 5 फरवरी 2022 को कर्नाटका सरकार ने आदेश दिया कि हिजाब बैन होगा सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। मुद्दा पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी सरकार के आदेश को सही ठहराया। जब इसी मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच के समक्ष हुई तो उन्होंने इस पर विभाजित डिसीजन दिया। जहां एक तरफ थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने हिजाब बैन को सही ठहराया। दूसरी तरफ थे जस्टिस सुधांशु धूलिया, जिन्होंने हिजाब बैन को गलत ठहराया। आइए जानते हैं दोनों जजेस ने क्या क्या तर्क दिए अपने डिसीजन के लिए। हिजाब बैन को सही ठहराते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, हिजाब को किसी भी तरह सिखों की पगड़ी या किसी व्यक्ति के क्रॉस या तिलक के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जहां सिखों के लिए पगड़ी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वह चीज हम हिजाब के लिए नहीं कह सकते। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, सरकार को रूल 11 ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के तहत पूर्ण रूप से अधिकार है यूनिफॉर्म्स डिफाइन करने का सरकारी स्कूलों में। उसी के तहत 5 फरवरी 2022 के फैसले को हम मान्य मानते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा, लड़कियां इस्लामिक ड्रेस कोड अपना सकती हैं, मगर उन्हें स्कूलों में लागू यूनिफॉर्म से आपत्ति है। क्या वे अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को धर्म के अधीन करना चाहती हैं? जस्टिस गुप्ता ने कहा, लड़कियों को अधिकार है हिजाब पहनने का जब वह स्कूल से बाहर हैं, मगर स्कूल में कदम रखते ही उन्हें स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता सिर्फ हिजाब पहनना चाहती है। क्या यह बहुत बड़ी मांग हो गई लोकतंत्र में? अगर एक लड़की को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने को कहा जाता है तो यह उसकी निजता का हनन है, साथ ही साथ उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। जस्टिस धूलिया ने कहा, अगर आस्था सच्ची है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो क्लासरूम में हिजाब बैन करने का कोई तुक नहीं बनता। जस्टिस धूलिया ने कहा, आज भारत में सबसे अच्छे दृश्यों में से यह है कि एक बच्ची सुबह बैग लेकर स्कूल जाती है। वह हमारी आशा और भविष्य है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक लड़की के लिए अपने भाई की तुलना में शिक्षा प्राप्त करना काफी कठिन है। भारत के गांवों में एक लड़की को स्कूल जाने से पहले अपनी मां का घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। एक लड़की को शिक्षा प्राप्त करने में जिन बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह एक पुरुष की तुलना में कहीं गुना अधिक होती हैं। इसलिए अदालत अपने सामने एक सवाल रखेगी, क्या एक लड़की को शिक्षा देने से इनकार इसलिए किया जा सकता है कि वह सिर्फ हिजाब पहनना चाहती है? अब यह मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष जाएगा और वह इस पे अंतिम फैसला लेंगे। और अब एक मुख्य सूचना, देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। वर्तमान के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा है, जिसके तहत इसी साल 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत के 16वें चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता ही थे, जिनका कार्यकाल 7 साल तक रहा था, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। मामला है 2012 का, जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हो जाती है, जिसके तहत शिवसेना बंद का आह्वान करती है। उसी बंद के खिलाफ कुछ युवतियों ने अपनी अप्रसन्नता जाहिर की फेसबुक के पोस्ट पर। उस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन युवतियों पर मुकदमा दर्ज किया IT एक्ट की धारा 66A के तहत। दरअसल ये धारा है क्या? IT एक्ट की धारा 66A कहती है कि अगर आप किसी को ऑफेंसिव, एनोइंग, इनकन्वीनियंट या ऑब्स्ट्रक्टिव मैसेजेस भेजते हैं मोबाइल,
टैबलेट या ऐसे किसी उपकरण के द्वारा, तो आपको 3 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2015 में श्रेया सिंघाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने कहा यह धारा अस्पष्ट और पूरी तरह से मनमानी है। और आज 7 साल हो जाते हैं उस धारा को हटाए गए, मगर फिर भी भारत के विभिन्न राज्यों में उसी धारा के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी स्टेट्स के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस और होम सेक्रेटरीज को आदेश दिया कि इस धारा को संपूर्ण रूप से हटा दिया जाए और अगर कोई मुकदमा इस धारा के तहत दर्ज हुआ है तो उसको खारिज किया जाए। और मामला सुप्रीम कोर्ट से एक महिला याचिका लेकर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के द्वार कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए और अपनी शादी कंटिन्यू करना चाहती है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष सुनता है। महिला की तरफ से कहा जाता है कि वो कनाडा में काम करती थी, लॉकडाउन के दौरान वह भारत आई, उसने अपने पति से शादी की, 40 दिन ही उनकी शादी टिक सकी और आज 2 साल हो गए हैं वे अलग अलग रह रहे हैं। महिला के द्वारा कहा जाता है कि वह कनाडा में उसका पूरा करियर स्थिर था और ना उसकी आज लाइफ स्थिर है ना ही करियर। पति की तरफ से दलील दी जाती है कि मुझे उस शादी की कोई ज़रूरत नहीं जिस शादी में उसके माँ बाप का ख्याल न रखा जा सके। पति की तरफ से कहा गया कि यह हनी ट्रैप का मामला है और पत्नी के द्वारा 2 करोड़ से भी ज़्यादा की डिमांड की गई है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा और पति को लताड़ा कि अगर आपको घरेलू महिला ही चाहिए थी तो आपको इस महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी जो कनाडा से अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आई है। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि आप दोनों की दलीलें सुन के साफ साफ लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि आप दोनों को पहले प्राइवेट मीडिएशन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, फिर यहां आना चाहिए। अब मुद्दा सीधा मद्रास हाई कोर्ट के द्वार से। क्या ट्रांसजेंडर्स को स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए? जिसका उत्तर जस्टिस आर सुरेश कुमार की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स एक्ट 2019 में यह साफ साफ प्रावधान है स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए 3rd कैटेगरी को। साथ ही साथ कोर्ट ने संज्ञान लिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि 3rd कैटेगरी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाए और उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, चाहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या फिर पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में। अंत में कोर्ट ने निर्देश दिया तमिलनाडु सरकार को कि याचिकाकर्ता को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें सीट दी जानी चाहिए। अब मुद्दा सीधा केरल हाई कोर्ट के द्वार से, जहां एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस की सुनवाई करते समय कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने जब तक वो लॉज ऑफ लैंड को फॉलो कर रहा है। कोर्ट ने कहा क्यों महिला को ही बताया जाता है कि वो कैसे तरह के कपड़े पहने और कैसे नहीं। कोर्ट ने कहा हमारे समाज में महिला को जज किया जाता है उसके पहनावे से। कोर्ट ने कहा मान भी लिया जाए अगर एक महिला ने प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनी है तो क्या वो एक मर्द को अधिकार मिल जाता है कि वो उस महिला के साथ छेड़खानी कर सकता है। कोर्ट ने कहा निचली अदालत के किए गए ऐसे किसी भी कमेंट जिसमें सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनने के कारण छेड़खानी का आरोप था, हम उसको वापस लेते हैं और ऐसे सारे बयानों को खारिज करते हैं। और अब एक डिसीजन जो आपको प्रभावित कर सकता है। गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ये मुद्दा आया तब एक याचिकाकर्ता जो फ्रोजन परांठे के व्यवसाय में है ये रूलिंग लेने पहुंचे कि उनकी आइटम्स पर क्या जीएसटी का रेट होना चाहिए, जिसका उत्तर देते हुए अथॉरिटी ने कहा 18%। जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि जब रोटी और चपाती पर जीएसटी का रेट 5% है तो परांठे पर 18% कैसे। इसका जवाब देते अथॉरिटी ने कहा कि एक रोटी को बनाने की प्रक्रिया और एक परांठे को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों के इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसी आधार पर हम 18% रेट कह रहे हैं आपके परांठे की आइटम्स पर। साथ ही साथ एक फ्रोजन परांठे को बनाने में 3 से 4 मिनट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसको पहले गर्म किया जाता है, फ्लिप किया जाता है तवे पे, तभी उसको कंज्यूम किया जा सकेगा।
वहीं एक रोटी को बनने के बाद सीधा कंज्यूम किया जा सकता है। आपको मेरी लीगल न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर लिख के बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।